अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है शहबाज अहमद खान, जो कि एक विजिल ब्लोअर के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं और इनकी अपनी एक सेपरेट एनजीओ है, ऑल इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के विक्टिम एसोसिएशन, जो आप ही चलाते हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयत है कि इनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज विक्टिम एसोसिएशन का परमिशन किसने दिया। कल नवीरा शेख यानी परसों नवीरा शेख ने सवाल किया था, तो बहरहाल वही सवाल आज मैं शहबाज अहमद खान से करूंगा कि आपको ये परमिशन किसने दिया और इसके फॉर्मेलिटीज क्या है, आप किस तरह से ये एसोसिएशन स्टार्ट की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे यहां पर इस डिबेट के लिए बुलाया। और नवीरा शेख CEO हीरा ग्रुप ऑफ की कंपनीज ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके लिए आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए आया हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो पॉन्जी स्कीम है, जो 50,000 करोड़ की है, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, इसको मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान ने दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि ये एक पॉन्जी स्कीम है और हलाल के नाम पर हराम कारोबार किया जा रहा है। जिस तरह हमने बेंगलोर के IMA स्कैम, हैदराबाद के बुशरा सिराज स्कैम, HYC स्कैम, बेंगलोर के एम्बिडियंट, मॉर्गेनॉल, नाफिया, इकरा और मुंबई का रिदास इंडिया, इस तरह के स्कैमों को हमने पहले ही एक्सपोज किया। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में हमने एक हीरा विक्टिम एसोसिएशन बनाकर जो तमाम इन्वेस्टर जो कंप्लेंट कर रहे थे उनको उसका मेंबर बनाकर हिंदुस्तान भर के कई मुकामात से वहाँ पर लोग हमारे पास मेंबर्स बने और उसको रजिस्टर्ड कराया गया। और उसके बाद हमने सबसे पहला FIR 870 ऑफ 2018 जो 5 सितंबर को बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में FIR हुआ था, उसको हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने वो FIR किया। मैडम का सवाल है कि आपको परमिशन किसने दिया। मेरा भी यही सवाल है कि आपको परमिशन कैसे मिला। देखिए, मैं एक विजिल ब्लोअर हूँ और मैं पॉन्जी स्कीमों को जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उनके खिलाफ हम पहले से ही एक काम कर रहे थे। और इसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जब इन्वेस्टर्स हमसे रुजू हुए और हमें ये बताया गया कि कंपनी ये पैसे नहीं दे रही है और पुलिस इसमें जो है कंपनी का साथ देकर FIR नहीं कर रही है, तो हमने ललिता कुमारी जजमेंट 2016 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में हमने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन से रुजू किया और एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद पहला FIR बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में हुआ। उसके बाद जवाब नहीं मिला। जी, आपको परमिशन कैसे मिला? आपने हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन किस तरह से बनाई? देखिए, आप एक विजिल ब्लोअर हैं। विजिल ब्लोअर का खिताब आपने खुद रख लिया या किसी ने आपको दिया? देखिए, पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि विक्टिम्स हमारे पास रुजू हुए। रुजू होने के बाद हम एक PIL डालने की तैयारी कर रहे थे, जिसको 31 ऑफ 2018 हमने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, जिसमें हमने हीरा ग्रुप के इस स्कैम की CBI के जरिए तहकीकात कराने के लिए हम हाई कोर्ट से रुजू हुए। हाई कोर्ट में क्राइटेरिया ये बताया गया कि हाई कोर्ट में रुजू होने से पहले आपको कोई NGO को कोई विक्टिम एसोसिएशन अगर बनाना है तो उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। हमने तमाम कंप्लेनेंट्स जो हीरा ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा वापस क्लेम कर रहे थे और नवीरा शेख गुंडों के जरिए, पुलिस के जरिए उनको डरा रही थी, तो हमने हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि विक्टिम्स की एसोसिएशन बनाएं और उनके लिए काम करें। तो आपके पास कोई ऑथेंटिक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है? यस, हम रजिस्टर्ड हैं। और इसमें आपका हमारा बोलने का क्या है? नवीरा शेख ने कल के आपके इंटरव्यू में ये कहा कि कौन विक्टिम एसोसिएशन, कई की विक्टिम एसोसिएशन। तेलंगाना हाई कोर्ट में 31 ऑफ 2018 हमारा PIL नवीरा शेख के खिलाफ है। तेलंगाना हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में SLP नंबर 1675, SLP नंबर 1676 जो नवीरा शेख के खिलाफ डाला, उसमें मैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 और रेस्पोंडेंट नंबर 14 हीरा विक्टिम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान है। और जो 31 ऑफ 2020 जो सुप्रीम कोर्ट में नवीरा शेख ने SLP डाला, उसमें हमारी एसोसिएशन ने इम्प्लीट किया। जी साहब, तो इसमें परमिशन की बात कहां से आ गई? आपकी शुरुआत क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हुई या इससे पहले भी आपने कुछ ऐसे कारनामे किए? यानी कोई गरीब गुरबा के पैसे कहीं अटक गए, किसी कंपनी में अटक गए या फंस गए, उसको आपने निकाला। शुरुआत आपकी कहां से हुई ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे जैसा कि
अल-फला जो हैदराबाद में सईद भाई का एक स्कैम हुआ था, बहुत जबरदस्त स्कैम हुआ था याद है? उस वक्त सबसे पहले प्रोटेस्ट कमिश्नर ऑफिस के सामने, जब मैं तेलुगु युवता का जनरल सेक्रेटरी था, सबसे पहला प्रोटेस्ट हमने किया था। उसके बाद आईएम में मंसूर जो 40,000 करोड़ का बेंगलोर में स्कैम किया, हम फ्रीडम पार्क में जाकर वहाँ प्रोटेस्ट करें और उसकी सीबीआई की मांग किए। मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट भी आपके व्हाट्सएप पे डाला हूँ, आप नाजरीन को बता सकते हैं। एचवाईसी जो हैदराबाद में चंदा चोरी का स्कैम हुआ, वो तो हाल ही का है। उसको भी हमने एक्सपोज किया। और ब्रदर सिराज और बुशरा का जो मलकपेट पुलिस स्टेशन में जो हुआ था, उसको भी हमने 2 एफआईआर करवाए। बॉम्बे में रिदास इंडिया, माउंट मेरी गोल्ड एक्सप्रेस के मामले में भी हमने इस तरह के कामों को अंजाम दिया। बहुत अच्छी बात है। तो अल-फला ग्रुप ऑफ कंपनी से आपकी शुरुआत हुई, आप ये कहना चाहते हैं? अल-फला के बाद अवध ग्रुप के बाद फलक टीवी के बाद आसन जूबी और अलमीजान के मामले भी हमने उस वक्त आवाज उठाई थी। खैर उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो शायद हो सकता है कि शहबाज अहमद खान उतना पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है तो शहबाज अहमद खान को शोहरत कुछ ज़्यादा ही मिल गई है। तो बहरहाल आपने ये इल्ज़ाम आयद किया है नूरा शेख की कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है फ्रॉड करी है, कई ख़वातीन कई बहनों के पैसे लेकर फरार होने वाली थी जी। आपकी कंप्लेंट की वजह से उनको अरेस्ट किया गया। हाँ। अभी आपने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन सीईओ नूरा शेख जो है पुलिस को और गुंडों को मैनेज कर इस तरह का काम कर रही थी। एक तरफ आपका ये कहना है कि पुलिस को मैनेज किया, फिर एक तरफ ये भी है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया जी। तो दोनों बात का मतलब क्या निकलता है? आप देखिए, एफआईआर नंबर 870 ऑफ 2018 जो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर के दिन दर्ज किया गया था, उस दिन से लेकर 15 अक्टूबर तक यानी कि 1 महीना 10 दिन तक नोहरा शेख बाहर घूम रही थी। और इस दरमियान में जो टोली चौकी का प्रॉपर्टी का नोहरा शेख ने जिक्र किया है, उस प्रॉपर्टी को सनूबर बेग को बेचकर 12 करोड़ रुपए सनूबर बेग से प्राइड इंडिया से हासिल किए गए। और नोहरा शेख दिल्ली से हिंदुस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त हम मांग कर रहे थे, हम कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिए, हम जो है सीबीआई की तहकीकात की मांग करें और हमने पुलिस पर प्रेशर डाला, क्योंकि तेलंगाना के उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब नोहरा शेख से राब्ते में थे और उन्होंने नोहरा शेख के कई प्रोग्रामों को स्पॉन्सर किया और उसका इनाग्रेशन किया था। उसके बाद हमारे इस प्रेशर के बाद जब हमने मुंबई में उसके बाद एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन 9 एफआईआर बुल्धाना में नईम भाई का, औरंगाबाद में अवैस भाई का, यास्मीन आपा का नवी मुंबई में, इस तरह के एफआईआर होने के बाद बेंगलोर में संजय नगर पुलिस स्टेशन में, बेंगलोर में भारती नगर पुलिस स्टेशन में, शिमोगा में और बेलारी में एफआईआर का सिलसिला शुरू होने के बाद पुलिस प्रेशर में आने के बाद इनको 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में जब ये हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रही थी, इनको गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 1,72,000 इन्वेस्टर्स है, आप ये मानते हैं इस बात को? नहीं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में कुल मिलाकर पे कितने इन्वेस्टर्स हैं? 11 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स है और ये 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मामला है। 11,000 इन्वेस्टर्स है जी। आप ये मानते हैं, आप ये कहते हैं, तो ठीक है। 11,000 इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 32 लोग एफआईआर क्यों कराए, मेरा ये सवाल आपसे। अब देखिए, जैसा कि एफआईआर नंबर 870 ऑफ 2018 बंजारा हिल का एफआईआर है, जो मोहतरमा फरजाना उन्नीसा बेगम जो 25 लाख की इन्वेस्टर है उनके नाम से दर्ज है। लेकिन बंजारा हिल के एफआईआर में उनके साथ 242 लोगों को अटैच किया गया है, कंप्लेनेंट्स को। आप समझ रहे हैं बात? जी, समझ। एक एफआईआर होने के बाद उनके साथ अगर और इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको अटैच किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने इनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लेटेस्ट जो एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें 242 इन्वेस्टर्स बताए गए हैं जो 27 करोड़ रुपए के कंप्लेनेंट बताए गए हैं। उसी तरह मुंबई ईओडब्ल्यू में इनके जो है 22 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए के कंप्लेनेंट्स का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा है कि तमाम कंप्लेनेंट का पैसा 6 हफ्तों के अंदर नोटिस को देना होगा। उसके बावजूद जब उनकी कंपनी का डाटा सीज किया गया, फिर वो कहां से लाकर देंगी, किस तरह से वो डाटा ओपन करेंगी, किस तरह से उनको पता चलेगा कि उनके इन्वेस्टर्स कितने हैं, किसको कितना देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि जो भी पुलिस ने इनके डाटा की इनकी कंपनी के डाटा को सीज किया है, जल्द से जल्द उसको ओपन किया जाए। फिर उसके बाद जो एक स्टडी होगी, एक प्रोसीजर होता है कंपनी का, उस प्रोसीजर के तहत
इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन सडन उनका क्लोज किया जाएगा, फिर डिमांड कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि छः हफ्तों के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा वापस दे देना। ये बात कहाँ तक ठीक है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप देखिए, नौहेरा शेख के जुमला, जिस वक्त नौहेरा शेख अरेस्ट हुई, इनके हिंदुस्तान में इनके 240 अकाउंट थे जिसको सीज किया गया, और इनके अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया था। और नौहेरा शेख की तमाम 96 प्रॉपर्टी जो अभी तक हुकूमत हिंद ने सीज की है, 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यू की है, जो ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1200 करोड़ की मार्केट वैल्यू हो सकते हैं। 96 प्रॉपर्टीज जिसकी कीमत 300 करोड़ बता रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने बम्बई और हैदराबाद की सीसीएस पुलिस ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, उस बुनियाद पर बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन नौहेरा शेख ने कल के इंटरव्यू में यह कहा कि तेलंगाना में इनकी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप पैसा दे दो, बात खत्म हो गई। देखिए, अब जो मामला है, नौहेरा शेख इसको फिर पॉलिटिसाइज कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को जो है टारगेट कर रही है। आप पैसा दे दो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इनका क्या करेंगे, शहबाज खान इनका क्या करेंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिर्फ 2012 में एक बार सीसीएस में एफआईआर करवाई थी, नौहेरा शेख ने खुद कहा था। फिर उसके बाद ना अमल है ना जिक्र है बैरिस्टर। बिल्कुल सही बोले आप। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको ये छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी नहीं भी होगी। अब वो छोड़ दीजिए, लेकिन इनका मुद्दा जो आपने उठाया, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस आपने वायरल की है कि नौहेरा शेख फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, इतने पैसे लेके भाग गई, इस तरह के आपने इल्जामात लगाए। फिर वहीं पर नौहेरा शेख आके कह रही है कि मैं जल्द से जल्द जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया है उनका पैसा मैं वापस कर दूंगी, और जो इन्वेस्टर कंपनी से जुड़ा रहना चाह रहा है उसको जुड़े रहने का पूरा हक है, वो इन्वेस्टर की मर्जी है, उनका ये कहना है। फिर दूसरी बात, एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात कही है नौहेरा शेख ने कल की प्रेस मीट में कि टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं कंपनी के, उसमें ये खुले अल्फाज में लिखा हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इन्वेस्टर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब इन्वेस्टर ने सिग्नेचर कर कंपनी ज्वाइन की है तो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इन्वेस्टर्स को सहना ही पड़ेगा। फिर उसके बदले में आप इस तरह से एफआईआर पे एफआईआर करवाते जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अब देखिए, मैं दिल्ली से कल रात में ही आया और आपका इंटरव्यू, आपके चैनल को मैंने सच न्यूज़ का दिल्ली में देखा, और कल रात में आने के बाद फौरी मैंने आपसे राब्ता पैदा किया और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर आया। और दिल्ली में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में भी वहाँ पर एक एफआईआर मैंने परसों ही कराया, 9 तारीख के दिन एफआईआर हुआ है, और एक इंशाअल्लाह ताला नौहेरा शेख को दिल्ली भी लाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने जैसा कहा कि नौहेरा शेख पैसा देना चाहती है, आप पैसा दे दीजिए। आपको 5 सितंबर के दिन 2018 में पैसा देना चाहती है, बिल्कुल सही बात है, बोल रही है देना नहीं चाह रही है। वहीं पर फिर और एक पॉइंट भी यही है, टर्म्स एंड कंडीशंस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें यह भी लिखा गया है कि बेनिफिट हो या लॉस इन्वेस्टर्स को बराबर उसका हिस्सेदार बनना पड़ेगा, नुकसान में भी या फायदे में भी। फिर उसके बाद कंप्लेंट करवाने का क्या मकसद है? भले आप देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस होता तो प्रॉफिट और लॉस के लोग जिम्मेदार होते। आपका हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर्म करना ही इंटेंशन टू चीट था, यानी कि हमने सबसे पहले इनसे जब सवाल किया था 2010 में कि सबसे पहले यह मामला कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको ये बात भी क्लैरिफाई करता चला आता हूँ कि 2010 में जब हमने हमारी बिल्डिंग के ऊपर का फर्स्ट फ्लोर ये खरीदे थे जी, हाँ, जिससे हमारा कोई प्रॉपर्टी का लिटिगेशन इनसे नहीं है जी, वो फर्स्ट फ्लोर ये वहां पर खरीदे। खरीदने के बाद वहां ऑफिस चलता था। कुछ लोग आज से हमसे सवाल करें कि ऊपर 1 लाख को 3000 दे रहे हैं, तो हमने एक सवाल किया, सवाल का जवाब नौहेरा शेख ने 28 मई 2010 को हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट करते हुए कि आई नौहेरा शेख शहबाज खान केम इन माय ऑफिस एंड ब्रश माय प्राइवेट पार्ट्स, ये आलिमा का पहला कंप्लेंट है जो एक एफआईआर मुझ पर हुआ। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो ये एफआईआर गलत साबित हुआ, इनका कंप्लेंट। और जब हमने इनसे सवाल किया, जैसा आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार है, यकीनन इस बात को मानते हैं, चलिए आप बता दीजिए। इनका गूगल पे आप जाके देखिए, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, साड़ी बन रही है, सूट बन रहा। टेक्सटाइल की फैक्ट्री अगर ये कहीं भी जमीनी सतह पर बता देती है तो हम हमारा क्रूसेट खत्म कर देते हैं। कल की प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि गोल्ड और प्रॉपर्टीज इनमें इनका इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में और प्रॉपर्टीज में।
ओके। इसके अलावा कुछ और भी चीजें जिसका उन्होंने खुलासा नहीं लेकिन किया। इन्होंने हीरा टेक्सटाइल के नाम पर हजारों करोड़ रुपए वसूल किए। आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है बता दीजिए। मैं सच न्यूज के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर कोई ये बात को साबित कर देता है कि इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहीं पर है, तो मैं आज से सच न्यूज के जरिए मैं अपने पूरे वीडियोस बनाने से एतराज करूंगा। दूसरी बात, इनके वेबसाइट पे इनके लोगों को यह बताया गया कि घाना से हिंदुस्तान को सोना लाकर बेचा जाता है। अगर घाना से हिंदुस्तान कोई भी एयरपोर्ट पर इनका सोना आए तो एक रसीद इनको अगर ये हमको बता देंगे, सच न्यूज को अगर हवाले करेंगे, तो हमारे क्रूसेड को हम खत्म कर लेंगे। इनका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बता दीजिए हमको। ये बोले कि इनका फूडेक्स है, ये बोले कि इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, ये बोले कि हमारा फलाना यूनिट है, दुबई में बिजनेस है, कतर में है। दुबई वालों को ये बोला गया हैदराबाद में है, हैदराबाद वालों को ये बोला गया मुंबई में है, मुंबई वालों को ये बोला गया कि लंदन में है। कहीं भी एक इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बता दीजिए। नफा और नुकसान की बात जब आएगी साहब, जब इनका कोई बिजनेस था, ये एक पॉन्जी स्कीम थी। इनके अकाउंट को चेक कर लीजिए। इनका अगर एक अकाउंट है 240 में से, उसमें अगर 50 करोड़ रुपए आए तो उसमें से 10 करोड़ रुपए यशों के वास्ते निकाले गए। उसके बाद वही अकाउंट से उन लोगों को महीना प्रॉफिट दिया गया। तो बिजनेस कहां था इनका? तो आपका मतलब ये है कि बिजनेस प्रूफ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनका बिजनेस प्रूफ। कि 11,000 लोग क्या आंखों पे पट्टी बांधकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करें। यस, आप देखिए, पाकिस्तान के सिटीजन सऊदी अरब में क़याम पजीर मौलाना तौसीफुर रहमान ने अपने एक वीडियो में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो लोग सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाने के लिए और डॉक्टर नौहरा शेख की तारीफ करते हुए हलाल कारोबार करार देकर लोगों से इसमें पैसा लगाने की बात की। और जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं उन पर लानत भेजी। ये 2016-17 की बात है। लेकिन उसके फौरी बाद 3 जनवरी 2017 को मौलाना तौसीफुर रहमान को ISIS, जो वर्ल्ड की बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मामले में सऊदी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार किया। लेकिन हाल ही में 2020 में जब हमने मौलाना तौसीफुर रहमान से रद्द पैदा किया तो उन्होंने कहा चंद लोगों के धोखे में आकर हमने उनकी तायीद में वीडियो बनाया था, यह मामला हिंदुस्तान का है, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। अगर ये बेपर्दगी का मामला है तो हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अपनी बरात का ऐलान करते हैं। इस तरह के एक ऑडियो डालकर तौसीफुर रहमान ने पल्ला झाड़ लिया। अब इसमें बेपर्दगी कहां से आ गई? तो ये मामला ये कोई कंपनी बोलकर नहीं चला है। इसमें अब अरशद बशीर मदनी जो अहले हदीस के एक शेख हैं, उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा कि हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा के बाद अगर दुनिया में इस्लाम का कोई मॉडल है तो वो नौहरा शेख है। इन्होंने अपने आप को ये कहते हुए मैंने मदीने से मैंने MBA में फाइनेंस में MBA किया और लोगों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसे लगाने के लिए कहा। यानी कि ये पूरा मामला अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, अहले बैत और सहाबा के नाम पर, हलाल कारोबार के नाम पर यह मामला जो है लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया गया। जबकि एक मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक के एक लोन के मामले में नौहरा शेख के बैंक में इनके वकील के जरिए इंटरेस्ट की बात करते हुए एक केस भी लड़ा गया है, जिसका हमारे पास प्रूफ मौजूद है और हम ये पहले ही हमारे फेसबुक पेज पर डाल चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे सवाल किया था कि 11,000 इन्वेस्टर्स है जिन्होंने क्या आग पे पट्टी बनकर नूरा शेख के हाथ में या नूरा शेख की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ, अल्लाह रसूल का नाम सुनकर अहले बैत सहाबा इकराम और हलाल मुनाफे का जिक्र कर कर इन लोगों से पैसे लूट लिए गए। तो आपका यह मानना है जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है तो उसको बेनिफिट आनी ही चाहिए? नहीं, हमारा मानना यह है कि इस तरह की पांजी स्कीम पर रोक लगनी चाहिए, पहला काम। क्योंकि अगर हम इसको एक्सपोज नहीं करते होते और 50,000 करोड़ मुसलमान इसमें डाल देते, IMF पे हम रोक नहीं लगाते। आप देखिए, सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मैं कि 2004 में जब हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जस्टिस सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगानाथ मिश्रा की एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई। आपको भी पता है, हिंदुस्तान के मुस्लिम कायदीन उलमा इकराम उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। वो रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बैंगलोर कर्नाटका के मुसलमान हिंदुस्तान के बनिस्बतन दूसरी रियासतों के मुसलमानों के बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो रिपोर्ट में यह कहा गया। उसके बाद हिंदू तंजीम में विश्व हिंदू परिषद
आरएसएस बजरंग दल ने इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया और इन्होंने ये समझा कि हम हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से हम जो फसादात करवाकर मुसलमानों की मईशत को तबाह करना चाह रहे थे, फसादात करवाने के बावजूद ये 3 सिटियों में जो है मुसलमान की मईशत बेहतर है। आप गौर कीजिए, तमाम चाहे आईएम में हो, एम्बीडियंट हो, मॉर्गेनाल हो, इकरा हो, गोल्ड एक्सप्रेस हो, माउंट मेरी हो, अब बुशरा सिराज स्कैम हो, अवध ग्रुप हो, ये तमाम स्कैम जो है 2004 के बाद ही इन 3 ही सिटियों में राइज किए गए और मुसलमानों की मईशत को तबाह करना इनका मकसद था। और गौर कीजिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में जैसा आप बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आपके जो देखा मैं अभी, आप जो बोल रहे हैं 1,72,000 इन्वेस्टर्स 5,640 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया। ये कहां से आया पुलिस के पास? ये केरला में बीजू थॉमस को जब गिरफ्तार किया गया, सीसीएस पुलिस के हवाले किया गया। यानी कि पुलिस ये मामले को खत्म करना चाह रही थी। नोहेरा शेख के बेटे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, अबू बकर को, उसको क्यों छोड़ा गया? हमारा पुलिस से भी सवाल है, क्यों छोड़ा गया? इस मामले की डेंसिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, इसके बाद नोहेरा शेख के भाई अब्दुल रहमान, नोहेरा शेख के भाई इस्माइल शेख, ये लोग क्यों फरार हैं? आज तक पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 33 एक्यूजों में से सिर्फ नोहेरा शेख, बीजू थॉमस और मौली थॉमस को गिरफ्तार किया गया। तमाम लोग या हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर है। पुलिस ने आज तक इसको क्लैरिफाई नहीं किया, क्यों? कल की हमारा एक शो था, कल उसमें एक हजरत यही बोल रहे थे कि 28 लोगों की लिस्ट लेकर आए थे। उन्होंने जिक्र किया था जय माल्या है, नीरव मोदी है, ऐसे कई बड़े बड़े जो है लोग हैं जो हमारे देश को चुना लगाकर देश छोड़कर भाग गए। लगभग 10 लाख करोड़ का स्कैम था। बिल्कुल उसके ऊपर भी शहबाज अहमद खान को आवाज उठानी चाहिए। क्या नाम है उनका? बोले साहब, कल मैं देखा उनका इंटरव्यू, कुछ नाम था ना? जी, मुजाहिद भाई का मैं आपके साथ वो देखा। मुजाहिद भाई, आपके लिए मेरा जवाब है, आपने कल आपके इंटरव्यू में सच न्यूज़ में ये कहा कि आप पैसे देगी। याद रखिए, अगर आप कुछ गुनाह करते हैं वो अल्लाह और आपका मामला है, यानी कि आप अल्लाह से अगर माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको माफ़ कर देता है। लेकिन जब इज्तिमाई गुनाह की बात आती है, कल ने आपके इंटरव्यू को हमने रिकॉर्ड किया है और वीडियो हमारे पास मौजूद है। अगर सच न्यूज़ से कल निकल भी जाएगा तो वीडियो हमारे पास होगा। आपने ये कहा कि आप पैसे देगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर नोहेरा शेख ये तमाम इन्वेस्टरों के पैसे वापस नहीं करती तो आप भी क़यामत के दिन उन इन्वेस्टर भाइयों की बदवाओं के आप भी जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि नोहेरा शेख पैसा देगी और हम दावे के साथ, हम जो है हकीकत की बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट हमारे पास है, इनके बैंक अकाउंट की लिस्ट हमारे पास है। आप बताइए, 5 सितंबर को इनके पास 40 कंप्लेनेंटों ने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में FIR करवाया। नोहेरा शेख को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। इनके अकाउंट में 25 करोड़ रुपए थे, तकरीबन 20-22 लाख रुपए का मामला था। नोहेरा शेख चाहती तो दे देती, लेकिन नोहेरा शेख ने 2018 में एक वीडियो बनाते हुए ये कहा कि तुम पुलिस के पास जाओगे, तुम कोर्ट के पास जाओगे तो तुमको जो है चप्पलां घसा दूंगी। उसका एक वीडियो है। और बताइए, आप देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी तालीम की बुनियाद पर, आपके स्मार्टनेस के बुनियाद पर आप चैनल चलाते हैं। एक रिक्शा वाले को लाके चैनल चलाओ, वो तो चला सकता, क्या उन्हें आके बैठ के बात कर सकता? तो नोहेरा शेख सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने एफिडेविट में ये डाला कि मैं MBA हूं। बता दीजिए नोहेरा शेख कहां से MBA करी हुई है? और ये 98 से पहले नोहेरा शेख तरकारी की मंडी चलाते थे नहीं, लिटरली। ये पैसा कहां से आया इनके पास? इन्वेस्टर्स के पैसों में आप ऐश कर रहे हैं। नहीं, गुनाह थोड़ी है तरकारी की मंडी चलाना, मेहनत मशक्कत। यकीनन आप तरकारी की मंडी चला रहे हैं, मेहनत करके कमाना था। आप मासूम मुसलमानों से अल्लाह रसूल के नाम पे पैसा लूटे। आप 3 लाख का बुर्का किसके पैसों में पहने? आप बेंगलोर की लीला पैलेस होटल, जिसका रोज का किराया 4.5 लाख से ज्यादा है महाराजा रूम का, आप गूगल पे जाके देख लीजिए। इन्होंने 6 महीने रहे उसमें। आपके बेटे ने 6 करोड़ की लंबरगिनी गाड़ी तरकारी की मंडी वालों के पास कहां से आई? या आप बिजनेस साबित कर दीजिए, हमने इस बिजनेस में पैसा कमाया। आप एक भी इनका ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस हमको बता दीजिए। हम ये खुला चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई जो YouTube पे वीडियो बनाकर मेरे बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अगर सच न्यूज़ पे ये 24 घंटे पहले अगर सच न्यूज़ को अगर आप बोल देंगे कि मैं ये स्टूडियो पे आ रहा हूं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं हैदराबाद में रहा तो ज़रूर सच न्यूज़ के इस डिबेट में आकर मैं यहाँ पर हिस्सा लूँगा। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा। 32 लोगों ने, अकॉर्डिंग टू नोहेरा शेख का जो स्टेटमेंट था, प्रेस मीट थी, उन्होंने ये कहा 32 लोगों ने FIR करवाई। मैं शहबाज अहमद खान से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, 11,000 लोग कहाँ चले गए?
लोग ने आकर नूरा शेख पर कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? इनके अल्लाह, आप जो बोल रहे हैं ये देखिए, FIR नंबर 870 के साथ 242 लोग हैं। नहीं 242 ये आप 29 FIR है उनके साथ लोग अटैच हैं, आप ये बोलिए, खाली 29 है मत बोलिए। और इसके बाद अहमदनगर में एक FIR हुआ, महाराष्ट्र में, वरंगल में एक FIR हुआ इसके बाद, और आपके अब जामिया नगर पुलिस स्टेशन दिल्ली में एक नया FIR हुआ। यानी एक कंप्लेंट के पीछे 42-50 लोग अटैच है, ये कहना चाह रहे हैं। 240 है ये, तो आप देखें ना, एक ही FIR में 240 अटैच है। हाँ, कंप्लेंट तो एक ही है, FIR एक ही है। और कल नोहेरा शेख ने यह बताया कि 154 ऑफ 2012 जो एक FIR किया गया था उसमें इनको क्लीन चिट मिली। ये देखिए CCS की लिस्ट में वो भी मौजूद है, जिसको क्लीन चिट मिलने का नोहेरा शेख ने झूठा दावा किया है। अच्छा, मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं। तो ठीक है, चलिए। खैर, शहबाज अहमद खान ने कोशिश की कि पिछले कितने साल से आप ये इसका पीछे लगे। अब वो मोहिउद्दीन साहब का जवाब देता हूं। भाई 28 कंपनी यकीनन लोगों को डुबाई, लेकिन अल्लाह रसूल का नाम लेके नहीं डुबाई। यहाँ पर मामला इस्लामिक के नाम पर। तो आपका ये मानना है अल्लाह रसूल का नाम लेकर डुबाएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं? आपको डुबाना है तो जय श्री राम के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे डुबा दो, भगवान के नाम पे डुबा दो। आप एक बात सुनिए, देखिए हर काम आप नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों ने कल सवाल किया कि आप दारुस्सलाम बैंक के बारे में बोलिए। अगर बताइए, दारुस्सलाम बैंक अगर ये दावा करता है कि हम हलाल कारोबार कर रहे हैं और हलाल इन्वेस्टमेंट आपसे ले रहे हैं, अगर बोले तो यकीनन बोलेंगे। ये बात को भी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कल सवाल किया, दारुस्सलाम बैंक कहीं बोलता क्या कि हम हलाल बिजनेस कर रहे हैं? बोला क्या? बैंक तो आज तक नहीं बोला। बोलेगा भी नहीं कोई भी बैंक। अब मेरा अकाउंट, अब आपका अकाउंट किसी भी बैंक में होगा शरफू भाई। बैंकिंग हमारे इंडिया के अंदर हलाल कहां से, एज पर द शरिया कानून है भाई। उस मामले, यहाँ सवाल क्या है, अल्लाह रसूल के नाम पे आप पॉन्जीज क्यों? देखिए अल-फलाह का सईद भाई करा, अवध ग्रुप करा, आसम दुबी करा, फलक भी मेरा करा। सवाल एक ही है साहब, अल्लाह रसूल के नाम पर फ्रॉड मत कीजिए। आपका ये कहना है बस। भगवान के नाम पे कर सकते, क्या पूछ रहा हूं? आप देखिए, मैं आई एम ए मुस्लिम, आई एम इंडियन सिटीजन। हमारे मजहब का नाम इस्तेमाल कर कर, अल्लाह रसूल का नाम लेकर, अहले बैत का, सहाबा कराम का नाम लेकर आप मुसलमानों को चीट कर रहे हैं। अगर आपको धंधा करना है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना है, अपने कंपनी का प्रोफाइल बताइए। हाँ, आप अपनी कंपनी का ऑफिस खोलिए। हाँ, आप इस्लाम को बीच में लाकर मुसलमानों को लूटिए, क्योंकि मुसलमान भोले भाले होते हैं। अगर कंपनी का आप प्रोफाइल बताते तो मुसलमान चेक कर लेता कंपनी कैसी है। हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश का बिजनेस का एक हिस्सा बन गया है। कोई हिंदू आता है जय श्री राम के नाम पर वोट मांगता है, कोई मुस्लिम आता है अल्लाह अकबर के नाम पे वोट मांगता है, कोई मुस्लिम बिजनेसमैन आता है अल्लाह के नाम पे जो एक बिजनेस बताता है, कोई हिंदू आता है। अब तो अपने देश की ये रीत बन चुकी है साहब, भगवा कलर पहन लो, एक स्टेट डाल लो, कुछ भी प्रोग्राम बता दो या कोई बिजनेस बता दो, कोई भी हिंदू आएगा इन्वेस्ट कर देगा। पतंजलि के बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा रामदेव के बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा रामदेव क्या सही है? गलत है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है हमारे तो पास? चलिए, बाबा रामदेव के ऊपर केस क्यों? आप चलिए, हमारे पास इन्वेस्टर्स आए, हमारे पास इन्वेस्टर्स आए। ये 28 कंपनी के अगर जो है हमारे मोहिउद्दीन साहब जो बोले, अगर इन्वेस्टर्स आएंगे तो मैं उनके लिए भी फ्री लीगल सर्विस दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुजाहिद मदन खुद को छोड़ दीजिए आप, वो सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है बाबा रामदेव जो पतंजलि कंपनी चला रहे हैं, क्या उनकी कंपनी फेयर एंड फैक्ट है, सही है, जेन्युइन कंपनी है उनकी? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो हम तहकीकात नहीं करें। ये मामले में हमारे पास इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा था। जब इन्वेस्टर्स इनके बंजारा हिल के ऑफिस को गए तो गुंडे मवाली उनको डरा रहे थे, और बंजारा हिल पुलिस स्टेशन पर ये लोग जब कंप्लेंट करने गए तो पुलिस इनको धुतकार रही थी। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे, अब तक कितने लोगों को पैसा दिलाया आपने? अब तक कितने लोगों को पैसा दिलाया? आप देखिए, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इन्वेस्टर्स कंप्लेनेंट को पैसा देने का ऑर्डर दिया है। अब यानी कि तमाम इन्वेस्टर्स जो कंप्लेनेंट है उनको नोहेरा शेख ने एक चाल चलते हुए सिर्फ 29 चेक बनाए हैं अभी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इनको ये तमाम लोगों को जो लिस्ट है और नए जो FIR हुए हैं 3 और उनके वो सबको इनको चेक देना है। और आप कंपनी चलाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आपका कोई इन्वेस्ट प्रूफ देना चाह रहे हैं, ये हाल ही में ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसको क्लियर पॉन्जी स्कीम करार दिया और एक का पैसा एक को दे रही थी। इस तरह की चार्जशीट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी दाखिल कर दी। इफ सपोज अगर नोहेरा शेख पैसे दे देती है इन्वेस्टर्स को, फिर से अपना बिजनेस एक रनिंग करती है, कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती है, तो क्या आप नोहेरा शेख का साथ देंगे? देखिए, इनका कोई बिजनेस ही नहीं था,
आप बता दीजिए। हमारा सवाल अभी भी है, आप इनके वीडियोस देखिए, इनका गूगल पे प्रोफाइल देखिए, ये बोले कि टेक्सटाइल, हीरा टेक्सटाइल के नाम पे पैसे वसूल किए गए। आप टेक्सटाइल की फैक्ट्री बता दीजिए। घाना से हिंदुस्तान सोना लाने की बात की है, घाना से हिंदुस्तान सोना कौन से एयरपोर्ट पे आया था, हमें प्रूफ दे दीजिए। हमें क्या, इन्वेस्टर्स को दे दीजिए, बात खत्म हो गई। प्रॉपर्टीज की और कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज नहीं है इनके पास। और इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया रहता क्या? अगर इनके ने पैसा ज्यादा होता, या देखिए पैसा कहां होना, या बैंक में होना चाहिए, या प्रॉपर्टी में से होना चाहिए, या कमोडिटीज में होना चाहिए। इतना पैसा गया कहां? इनके भाई, इनका खानदान बाहर क्यों चले गया? तो उनका अपना बिजनेस होगा। क्या बिजनेस है बताइए ना। अगर देखिए नौहरा शेख के पास अगर उन्होंने खुद के पैसों से कुछ कर रहे हैं तो किसी को सवाल करने का नहीं है। आप पॉलिटिक्स जाइए, आप एमईवी पार्टी बनाइए, आप एमआईएम से लड़िए, मत लड़िए, लेकिन इन्वेस्टरों का पैसा दे देने के बाद आप जो चाहे कर लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि पैसे दे दो, आप बाहर आके एक नया इंटरव्यू देके आप पैसे देने की बात कहीं भी नहीं कर रहे, खाली बोल रहे मैं दे दूंगी। आप दे दीजिए। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पैसा दे देना चाहिए बस। लेकिन उनकी कंपनी का डाटा ओपन होने के बाद तमाम तरीका आप देखिए डाटा ओपन, इसमें डाटा ओपन होने की क्या जरूरत है? आप बैंक से पैसा दिए, बैंक के अकाउंट से आप पैसा लिए, इनके ऑफिस के कंप्यूटर्स पूरे सीज किए गए ना साहब। तमाम इन्वेस्टर्स 11,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका एक डाटा तो बना होगा बैंक ना। के अकाउंट डिफ्रीज कर दिए ना। डाटा तो इनकी क्या, डाटा एक ही जगह रहता कंपनी का, एक ही ऑफिस में रहता डाटा। अब उनकी कंपनी है, प्रोसीजर उनका है, पता आप देखिए वो भी डाटा जो है ये सीसीएस पुलिस को नौहरा शेख के जरिए सप्लाई किया गया है, इसीलिए उसको हमने एफएसएल को भेजने की मांग की थी, क्योंकि 11 लाख इन्वेस्टर्स है उसमें। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपने भी अच्छा काम किया है। उम्मीद करते हैं कि नूरा शेख भी शायद आगे चलकर अच्छा काम करेगी और हो सकता है कि वो भी अपना पैसा वापस कर देगी। आमीन। नहीं करेगी तो शहबाज अहमद खान तो लगे हुए हैं। बहरहाल तो हमारी आज की खुसूसी मुलाकात थी विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान के साथ। साहब आखिरी सवाल ये है, विजिल ब्लोअर खिताब आपको हुकूमत ने दिया या आपने खुद ने रख लिया? देखिए विजिल ब्लोअर एक इंटरनेशनल एक्ट है जी, विजिल ब्लोअर इंटरनेशनल एक्ट है। उस एक्ट के तहत विजिल ब्लोअर जो एक्ट है उसको कोई खिताब देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जो विजिल ब्लो होती है उसमें अगर हम आरटीआई में कोई अगर हम दरख्वास्त डालते हैं तो हमें 3 दिन के अंदर जवाब आता है। जैसा कि औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी पार्लियामेंट में कहा था, मैंने देखा विजिल ब्लोअर बोल के कहा। तो इसी तरह हम जो है उससे जो है एक्ट में आता है, विजिल ब्लोअर एक्ट है। अभी हिंदुस्तान में वो एक्ट नहीं आया है, लेकिन एक दिन जरूर वो एक्ट आएगा और इंशाल्लाह उसमें जो है ऐसी चीजों को एक्सपोज करने के लिए एक सिक्योरिटी फराहम की गई है और एक बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाएगी। नहीं, बत्ती वाली गाड़ी का नहीं है, नहीं है इसमें, नहीं अपना। और हम जितना भी काम करें, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, हमने गली से लेकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक और नामपल्ली कोर्ट से लेके तेलंगाना हाई कोर्ट, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने इन तमाम इन्वेस्टर कंप्लेनेंट का काम किया और किसी से भी हमने एक नया रुपया नहीं लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वकला हैं उन्होंने भी इसमें कोई फीस नहीं ली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी कामयाबी मिले, उम्मीद करते हैं और दुआ भी तमाम करते हैं। इन्वेस्टर का पैसा अल्लाह ताला दिला जाए। खैर अल्लाह के पास दे रहे अंदर नहीं, उम्मीद करते हैं कि नूरा शेख का भी साथ शायद अल्लाह ताला दे देगा। बहरहाल तो हमारी आज की खुसूसी मुलाकात शहबाज अहमद खान के साथ, जिसकी हमारी आज की गुफ्तगू थी नूरा शेख को लेकर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सचमुच में शहबाज अहमद खान साहब। खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।